अस्सलाम वालेकुम। अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग बुलाई गई थी और उसके अंदर से एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसकी बहुत अरसे से बात चल रही थी कि बेंचेस बनेंगे या बेंच बनेगा, पहला बेंच आज बना दिया गया। उसके ऊपर बात करते हैं और कल कुछ बिल्स भी पास हुए हैं पार्लियामेंट में, उनके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग आज बुलाई गई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना है, जो नाम नॉमिनेट हुए हैं, इनको कैसे देख रहे हैं? जैसे सब दो देख रहे हैं, मैं भी वैसे ही देख रहा हूँ। इनको अचानक बन गए हैं तो देख रहे हैं अब कि क्या होता है। ये एक्सेप्टेबल है सबके लिए, दोनों साइड्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, जो नेम्स आए हैं सामने? ये तो हुकूमत बता सकती है या अपोजिशन बता सकती है, लेकिन जो वहाँ पे हुआ है, जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, उसमें दो उम्मीदवार थे। पीटीआई ने अपने उम्मीदवार दो बताए, यही आफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं, कि उन्हीं को आईनी बेंच का सरबराह भी बनाया जाए, और अगर वो नहीं तो मंसूर अली शाह साहब को। तो दो पीटीआई ने अपने इन दो जजेस का नाम दिया। सरबराह के लिए? जी, सरबराह के लिए। और उनका मतलब था कि सीनियर में से किसी को, या मुनीब अख्तर। तो हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी और साथ उनके बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे, 7 ये हो गए 6 हो गए। इन्होंने ये कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी सरबराह बनाया जाए। तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी, वो भी इन्हीं के साथ 6 के साथ उनका भी वोट चला गया। तो वो आईनी बेंच के सरबराह, बल्कि इसमें यह था कि मेंबरान जो थे ना बेंच के, उसके भी नाम दोनों तरफ से आ गए थे। और हुकूमत ने जो नाम दिए हैं, ये 7 मेंबर से यही नाम हुकूमत ने दिए हैं सारे। अच्छा। ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह होंगे, फिर आयशा मलिक और जस्टिस अमीनुद्दीन पंजाब से, सिंध से जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली। तो यहाँ भी और 7 मेंबर ने जस्टिस अतर मिनल्ला को बाहर निकाल दिया। आईनी बेंच के सरबराह भी नहीं रहे। तो अब जो ताकत का जो खेल है, जो चल रहा है काफ़ी अरसे से, उसमें आप बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो ग्रुप है जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा मलिक वगैरह का, ये ग्रुप जो है इस वक्त वो बैकफुट पे है। लेकिन ये नहीं है कि अभी उन्होंने सारे पत्ते उनके जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, अभी भी गेम हो सकती है। आज सुबह हमने देखा कि कुछ ख़त भी आए जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस मुनीब अख्तर का, और उसके बाद कमेटी मीटिंग्स भी उन्होंने पब्लिक करने का कहा है। वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, और आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस सारे मामले में कोई किरदार अदा कर सकेंगे? अपना जोर लगाने वाली बात जो आपने की है ना, ये ही तो सबसे ज़्यादा बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, कि अपनी कुर्सी के लिए, ओहदे के लिए लोग कैसे कैसे जोर लगाते हैं, और फिर ना उनके उसूल याद रहता है, ना कानून याद रहता है, ना आइन याद रहता है। अब आप देखें कि यही दोनों जजेस थे, जब काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस थे, तो उनसे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। तो कहा गया कि जिस तमाम जजेस, काजी फाइज साहब पे भी इल्ज़ाम लगाए गए। अब काजी फाइज साहब तो चले गए हैं, ये दोनों जजेस अब फिर लड़ रहे हैं चीफ जस्टिस से। तो पचगानापन किन की तरफ से कंसिस्टेंट है, ये सोचें आप कि कौन है अपने ओहदे के लिए। मैं मुझे हैरानगी है, मैं जस्टिस मंसूर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ कि वो एक सीट के लिए, अपने ओहदे के लिए इस हद तक इनसिक्योर फील करेंगे और इस हद तक एम्बिशियस हो जाएंगे कि वो रुक ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को, और अपना आराम से देखें। जो ताकत का खेल होता है ना, पावर गेम, उसमें फिर, और जब आप पॉलिटिक्स करने पे आते हैं, तो पॉलिटिक्स तो फिर हर तरफ से होगी, गुड पॉलिटिक्स। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जुब्बा पहना हुआ है जज का, तो मुझे प्रोटेक्शन होगी जज की, लेकिन करूँगा मैं सियासत, और जो सामने सियासतदान खड़ा है मेरे, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो लेकिन रूल्स उसके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। ऐसे नहीं होता। फिर सियासत में तो सियासतदानों ने ज़्यादा सियासत करनी आती है उनको, और उन्होंने की भी है। मसला ये है कि मंसूर और मुनीब जो हैं वो शिकस्त कबूल नहीं कर पा रहे, और उस वजह से वो मुसलसल एक ऐसे हिजान में मुब्तला हैं। ख़ुद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी हिजान में मुब्तला रखा हुआ है, और इन अ वे पूरे मुल्क को हिजान में मुब्तला रखा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही। अब देखिए, जो सबसे बड़ा इन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जब रिज़र्व सीट्स का फैसला आया, तो उस पर रिव्यू पिटीशन फाइल हुई। तो जस्टिस काजी फाइज साहब उस वक्त चीफ जस्टिस से, उन्होंने कमेटी में मीटिंग में कहा कि इसको लगाएं, उनका नहीं लगाते, मैंने छुट्टी जाना है। जस्टिस मंसूर ने कहा मैंने छुट्टी जाना है, मुनीब अख्तर ने भी कहा मैंने छुट्टी जाना है।
छुट्टी मुनीब अख्तर नहीं गए, मुनीब अख्तर यही थे, छुट्टी पे थे, लेकिन जब कमेटी की मीटिंग होती थी फिर आ जाते थे। तो मतलब सिर्फ केस ना सुनने के लिए, डिले करने के लिए उसको 2 महीने की छुट्टी, और उसके बाद भी नहीं सुना। सर क्योंकि वो तफसीली फैसला भी नहीं आया हुआ था, उसका भी कोई इम्पैक्ट होता है? तो तफसीली फैसला देते ना, किस चीज़ के दिया? तो जस्टिस मंसूर और उनके हमनवा जजेस ने दिया था ना ये फैसला। तो वो क्या कर रहे थे इतना अरसा, क्यों नहीं तफसीली फैसला दिया? छुट्टी से पहले फैसला आ गया था, तो तफसीली फैसला देके छुट्टी पे जाते। तो जब आप खुद, आपकी इंटेंशन नज़र आ रही है, एक केस को आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं, एक केस पे आप सुबह शाम दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, जूतियाँ घिसा रहे हैं कि इस केस को लगाएं, इस केस को लगाएं, ख़त लिख दिया। अब फिर मुझे जो इतलात आ रही हैं वो वहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से, वो यही है कि अभी भी वो कह रहे हैं जी कि जो आइनी तरमीम है ये फुल कोर्ट का इजलास बुलाने से नहीं रोकती, क्योंकि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस एंड द जजेस, तो आप फुल कोर्ट बुलाएं अच्छा आइनी तरमीम के लिए। अब आइनी तरमीम में लिखा हुआ कि ये आइनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती कोर्ट में, लेकिन और ये उसी आइन का हल्फ उठाया है चीफ जस्टिस ने, तो कैसे होगा? देखिए ये चीफ जस्टिस को एक मुश्किल पोजीशन में डालने वाली बात है। और सर चीफ जस्टिस को नहीं, इन्हीं चीफ जस्टिस को नहीं, इससे पहले वाले को भी इन्होंने मुश्किल में डाला। और बात वही है कि आप जब अपनी सियासत करने पे आते हैं, अभी देखिए जिस साबिक जस्टिस एजाज अफजल जो पनामा बेंच के मेंबर थे, जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अकामा का फैसला दिया था, JIT बनवाई थी, अब बोल पड़े ना, ज़मीर का बोझ चैन नहीं लेने देता फिर इंसान को जब कब्र के करीब पहुंचता है। अब एजाज अफजल ने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया ना कि हाँ मैंने व्हाट्सएप कॉल की थी JIT बनवाने के लिए, उसमें फ़ौजियों को डलवाने के लिए। ये एजाज अफजल ने फ़खर दुरानी का इंटरव्यू दिया, छपा है परसों के अखबारात में, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा। आप बैठे हुए हैं अपने घर में वहाँ पे, और ज़मीर मलामत करता होगा अगर ज़िंदा हुआ तो। अब कह दें हाँ उस वक्त क्या किया, उस वक्त अहमद नूरानी ने खबर थी कि व्हाट्सएप कॉल पे नाम डलवाए गए हैं JIT में, और एजाज अफजल ने नाम डलवाए हैं। एजाज अफजल को कांटेक्ट किया है अहमद नूरानी ने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कि आप अपना मौक़िफ़ दें, मैं आपके नाम पे से ये खबर चला रहा हूँ। इसी एजाज अफजल ने अहमद नूरानी को तौहीन अदालत में तलब कर लिया अदालत में, और साथ मीर शकील रहमान को भी, और साथ यहाँ के जो ब्यूरो के थे हेड उनको भी। और ऐसे बोलते थे जैसे फ़िरौन नहीं बैठा होता ऊपर, थोड़ी सी ऊंची कुर्सी है ना जजेस की, जैसे फ़िरौन बोलता है, नीचे कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं, माफ़ी मांगो, ये करो वो करो। तो ये जुर्रत कैसे हुई कि जज को कांटेक्ट करें आप? ये एजाज अफजल की जुर्रत कैसे हुई जज को कांटेक्ट करें आप उसका मौक़िफ़ लेने के लिए? जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस नहीं बोलते। और अब गुनाह का इकरार कर रहे हैं, शर्म आई होगी कब्र के करीब पहुंचते हुए। तो अब एजाज अफजल साहब ने गुनाह मान लिया, हाँ मैंने डलवाए थे नाम। ये सियासत थी ना जो अब उस वक्त कमर बाजवा और फैज़ और इमरान खान मिलकर कर रहे थे कि JIT अपनी मर्जी की बनवाई, इन जजेस को इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, और इस्तेमाल करके फेंक दिया टिश्यू पेपर्स को। तो अब ये टिश्यू पेपर्स बोल रहे हैं बारी बारी। यू सी कि वही चीज़ें अब रिपीट हो रही हैं, फेसेस डिफरेंट। मैं बताता हूँ, मुझे ये बात पूरी कर लेना। उसमें ये हुआ कि उस वक्त ये इन्होंने किया कि आपने मुझे बात ही बुला दी। I'm sorry, मुझे लगा आपकी बात मुकम्मल हो गई है। आप बात कर रहे थे कि टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। वो मैं ये कह रहा था कि जनरल फैज़ इमरान खान उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन लगाएं कि ये जो 2 ब्रिगेडियर, एक MI का एक ISI का JIT में गया है, तो आप ऑब्जेक्शन करें, हम निकलवा लेंगे। मैं वैसे नहीं निकाल सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया। अब देखिए दोनों एक दूसरे के, सुप्रीम कोर्ट और ये जनरल बाजवा एक दूसरे पे के कंधे पे बंदूक रख के कैसे चला रहे थे। टारगेट क्या था? सियासी हुकूमत। ठीक है, तो अब ये फुल साइकिल हो गया है ना। तो अब ये आपने पूछा कि अब किरदार बदल गए हैं, यही तो समझाया जा रहा था खान साहब को। आज कुछ दिन पहले तक समझाया गया कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस को कमज़ोर ना करें, आप इस हाइब्रिड निज़ाम को इतना ताकतवर ना करें कि कोई तोड़ ना सके। लेकिन GHQ और JHQ, जुडिशल हेडक्वार्टर को सियासत बहुत ज़ोर से आई हुई थी इन जजेस को। ये बहुत छोटे लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठ जाते हैं ना जब, तो फिर मुल्क के साथ यही होता है जो हो रहा है। अब आपको और बहुत सारे लोगों को
पीटीआई के सिंपथाइजर को ये समझ आ रही है कि अब देखें ये क्या हो रहा है। ये तो पहले दूसरे लोग कहते थे ना ये देखें क्या हो रहा है, तो गालियां निकाली जाती थी ना गालियां। Yes, आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता था, लॉजिक नहीं दी जाती थी, गालियां निकाली जाती थी, अब तो खुद मानते हैं। प्रोपेगेंडा किया जाता था, उनको कत्ल करने की कोशिशें होती थी, उन पे केसेस बनाए जाते थे। अब ये गेम उलट हो गई है। अब अगर कोई छत पे चढ़ के उनको गालियां उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा तब भी गालियां पड़ रही हैं उनको। मसलन हम लोगों पे हमले हुए तो मजाक उड़ाया गया, अब इन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, केसेस बन रहे हैं, इनका कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा, इनको ये तो नहीं कह रहा कुछ किया होगा तो हुआ है ना, ये सब ऐसे तो नहीं कह रहा ना। तो लेकिन गालियां फिर भी ये निकाल रहे हैं। ये जो गाली का कल्चर फ़रोग दिया ना, फैशिज्म का कल्चर फ़रोग दिया कि अगर तुम हमारी सपोर्ट नहीं करे, खामोश भी खड़े हो ना, तो ये तुम काफिर हो, ये हक व बातिल की जंग है, हमारे साथ खड़े हो, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो, अगर नहीं करोगे तो तुम काफिर हो, तुम बातिल हो। और ये किया, इतनी नफरत भरी कि अब वो नफरत का साइकिल पूरा हो गया है। खान साहब को कुछ दिन पहले तक भी कहा जा रहा था कि आप सियासी कुव्वतों से बात करें। खान साहब सियासी कुव्वतों से बात करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने हर एक के साथ पंगा लिया, जुडिशरी के साथ भी, काजी फाइसा के साथ भी, पार्लियामेंट के साथ भी, मीडिया के साथ भी, और सिर्फ इसलिए कि बाजवा और फैज़ उनकी साइड पे थे। तो वो साइड फिर बदल जाती है ना। उस वक्त तो 10 साल प्लान था उनका। एग्जैक्टली मैं वहीं पे आ रही थी। एक 10 साल प्लान था जो कि मुकम्मल नहीं हुआ। अब जिस तरह के हकायक में नज़र यही आ रहा है कि शायद एक और 10 साल प्लान बन रहा है। तो इस 10 साल प्लान की तकमील होते देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे शेर एक याद आ रहा है इस सारी बात पे, कि मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफ दुआ में हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अब मैं ये सोच रहा था कि मांग तो रहा था जनरल फैज़ 10 साल की आर्मी चीफ की पोजीशन, और वो इस वक्त जेल में है, कोर्ट मार्शल हो रहा है। अल्लाह के काम है ना। और जिसके बारे में उनका ख्याल था जनरल आसिम मुनीर को रिटायर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, अब लग रहा है कि 10 साल उनको मिलेंगे, तो नसीब तो उनके में चला गया। तो नसीब से इंसान नहीं लड़ सकता। 10 साल में अभी लग रहा है, देखे ना जो कानून बने हैं नए, उसके मुताबिक तो 5 साल तो उनकी मुद्दत हो गई, और एक्सटेंशन दी जा सकती है। और एक्सटेंशन देने के बाद जो 64 साल की अपर लिमिट थी वो भी ख़त्म करती है। तो इसका मतलब तो यही है कि 2032 तक शायद जनरल आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ रहे। मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कुछ। ये तो बात फिर वही शेर पे आती है कि इंसान कुछ प्लान करता है, अल्लाह के प्लान्स कुछ और होते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी 10 साल का प्रोग्राम लेके आए थे, वो 3.5 साल बाद घर चले गए, और अब शहबाज शरीफ दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। तो अल्लाह ने किसको कैसे देना है, इंसान को ताकत मिले तो उसे तकब्बर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में सिविलियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीक नहीं हो रही? देखिए, स्टेट टॉक में मेरे साथ शहजाद चौधरी साहब होते हैं उसमें एक एनालिस्ट के तौर पे, तो वो बहस होती रहती थी। तो वो कहते थे ये जो हाइब्रिड सिस्टम आया ना, ये यहाँ रहने के लिए आया है, ये हाइब्रिड सिस्टम चलेगा। मैं कहते थे नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता। वो कहते थे चलेगा। और आज कल रात से मैं सोच रहा हूँ कि उनकी बात ठीक थी। ये हाइब्रिड सिस्टम में ये चलेगा वैसे ही, और अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा इसका फैसला वक्त करेगा। ये नहीं होना चाहिए था, हाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके ज़िम्मेदार अगर आप समझे कि सिर्फ मौजूदा सियासी जो ताकत में सियासी जमातें वो हैं पावर में, नहीं, मैं नहीं समझता। इसमें तमाम सियासी जमातें ज़िम्मेदार हैं और सबको अपना अपना ब्लेम लेना चाहिए। और मैंने आपको बताया कुछ अरसे पहले तक खान साहब को कहा जा रहा था आप सियासी तरीके से सियासी मामलात को चलाएं, ये कुफ्र और बातिल की जंग नहीं है, हक और बातिल की जंग नहीं है। लेकिन उन्होंने बनाया 9 मई के तहत, वो 9 मई को जो कुछ किया उसके बाद फिर भी हालात बेहतर हो सकते थे। अभी जो बुशरा बीबी और अलीमा खान बाहर आई हैं डील के तहत आई हैं, और इसीलिए आई हैं कि वो, मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इसकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि सब एक एक कदम पीछे हटा रहे हैं। और खान साहब को भी कुछ रायतें मिल जाएंगी, और उनके ऊपर जो केस लटक रहा है जनरल फैज़ का, वो उसकी तलवार भी शायद हट जाए। तो अभी बुशरा बीबी और अलीमा खान साहब को मनाने में कितना कामयाब हुई है ये वक्त बता देगा। और मैंने आपको कहा था कि अगले साल तक ये हुकूमत, 1 साल 1 महीने ये हुकूमत कहीं नहीं जाती। तो अब मैं आपको
ये कह सकता हूँ कि 2027 तक तो ये हुकूमत कहीं नहीं जाती। ठीक है सर, ये लग ही बज़ाहिर ये लग रहा है आगे अल्लाह के काम या कोई ऐसे वाक़यात हो जाए, आई डोंट नो, जैसे अलीमा खान ने आज कहा है कि अब वक्त आ गया। खान साहब ने ट्वीट किया है वैसे, बाय द वे पता नहीं कैसे किया मैं है। वही पूछने लगी थी कि एक तासुर ये मिल रहा था कि शायद पीटीआई भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि जिस तरीके से सलमान अकरम राजा साहब का भी बयान आया ऑन बोर्ड इन अ वे कि वो जो एक्सटेंशन और टेनर जो बढ़ा है जी। अब खान साहब का जो ट्वीट आया है उसमें लग नहीं रहा कि खान साहब हिमसेल्फ इज ऑन बोर्ड फॉर दिस एक्सटेंशन। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी खास बात कही भी नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अदालत सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करें, एक्सटेंशन माफिया कह दिया उन्होंने, और साथ उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पे आएंगे तो ही होगा। बात वही है कि वो बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी सूरत यहाँ पैदा करना चाहते हैं, इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और अगर जो डील का तासुर मिल रहा था तो फिर वो उसको अगर हम इससे कनेक्ट करें तो वो यानी कि इस चीज़ के लिए ऑन बोर्ड थे, एक्सटेंशन के लिए ऑन बोर्ड थे, लेकिन फिर अगर वो इसकी भी मुखालफत कर रहे हैं तो यानी कि वो नहीं है। देखिए एक्सटेंशन तो हो गई ना, हाँ किया तो कुछ नहीं पीटीआई ने, तो होने के बाद जितना मर्जी शोर में जाते रहे आप। ये तो तय होती है चीज़ें। जब डील हुई थी तो आपके ख्याल में बाहर निकल के इमरान खान ने कह रहा था मैं डील करके आया हूँ बाहर? नहीं। तो फिर वो तो नहीं उन्होंने कहना था, उन्होंने तो ये कह रहा था मुझे हक और इंसाफ मिला, अल्लाह ताला ने मुझे इंसाफ दिलाया, अदालतों ने मुझे इंसाफ दिलाया। और लेकिन ये बिल्कुल खामोशी भी नहीं इख्तियार की गई ना इस मामले के ऊपर, जैसे पिछले कुछ अरसे में खान साहब खामोश रहे हैं, किसी किस्म का स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा, मिलने नहीं दिया गया ना किसी को। तो अब देखिए सारा काम हो गया है, तो अब तो बोल सकते हैं ना, बोलेंगे। आप कहते रहे एक्सटेंशन माफी, लोगों ने याद करवाना, आपने खुद भी तो एक्सटेंशन दी थी। आप तो खुद आपने कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। जब आप लोगों को खुद ये सिखा के जाएं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो जो भी आर्मी चीफ आएगा उसको किसी और ने बाप बना लिया, जितना मर्जी रहे। तो वो आप जितना मर्जी हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश करें। आपने एक्सटेंशन दी, आपने 10 साल प्लान बनाया, आपने हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया, आपने एक्सटेंशन की बुनियाद रखी, तो अब उसी प्लान को वो गेम, ये देखिए वो जो है ना अफगानिस्तान में एक होती है गेम, सर कटा बकरा होता है, उसको उठा के दो टीमें कभी इधर ले जा रही होती है कभी उधर, उसको क्या कहते हैं उस खेल को? पता नहीं, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा। तो वो गेम है, उसमें उस गेम में तो फिर यही होता है, बकरे का सर कटा हुआ बकरा जो वो आम है, कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है। इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम ने एक ग्रुप को शिकस्त दी या दूसरा आ गया ऊपर। जीएचक्यू इस वक्त जेएचक्यू पे हावी है, ये कहा जा सकता है। देखिए उसकी वजह ये है कि हमारा जो जेएचक्यू है ना, जो जजेस का निज़ाम है, 3 पिलर्स थे ना स्टेट के, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव में सिविल एंड मिलिट्री दोनों होते हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री आगे होती है, सिविल पीछे होता है। 3 पिलर्स थे, 3 पिलर्स आपस में कोशिश करते रहे कि अपना पार्लियामेंट ने हमेशा कोशिश की कि दोनों पिलर्स अपना अपना काम करें और उसे भी अपना काम करने दें। लेकिन दोनों पिलर्स जो थे ना, एग्जेक्टिव, मिलिट्री एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये आपस में मिले हुए थे। मैं आपको जो दिल की बात है वो कर रहा हूँ, ये आपस में मिले हुए थे, जिससे पार्लियामेंट को कभी उठने का टाइम नहीं मिला। जब उठने की कोशिश की, जुडिशरी ने हमेशा जेएचक्यू का साथ दिया, चाहे 58(2) भी हटाई तो उन्होंने आर्टिकल 63 ये निकाल लिया, वो हटाया तो आर्टिकल 187 ले आए, 184 ले आए। किसी हुकूमत को काम नहीं करने दिया इस जुडिशरी ने, किसी सिविलियन हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत को। काजी फायदी से सब सही कहते थे कि जैसे जमहूरियत आती है छुरियाँ चाकू निकाल के आ जाते हैं, जैसे मिलिट्री डिक्टेटर आता है यही जज और यही वकील उसी मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत में वजीर रहे हैं, सरकारी ओहदे लेके बड़े बड़े। अब बैठ के जमहूरियत के चैंपियन, मैंने बताया ना कुर्सियाँ थोड़ी सी ऊंची पड़ी हुई हैं, वहाँ से हम लोग कीड़े मकोड़े इनको नजर आते हैं। इनका ख्याल है ये भूल गए हैं कि हम जो जज बन के बैठे हैं, हम पहले कभी मिलिट्री डिक्टेटर का हल्फ उठा के, उसकी वफादारी का हल्फ उठा के हम सरकारी ओहदे भी इंजॉय करते रहे। ये भूल गए, हम नहीं भूले, हम नहीं भूले। तो जब आप ये आपकी रिवायात हो और आपने हमेशा सियासत की हो जुब्बा पहन के, तो पार्लियामेंट को मौका मिला है। मैं भी नहीं ये कहता पार्लियामेंट ने बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ले ली है ना, पार्लियामेंट ने सियासत की। सियासतदानों से सियासत ना करें, ये मैं जनरलों को भी कह रहा हूँ, जजेस को भी कह रहा हूँ। जजेस को तो सबक मिल रहा है और बड़ा अच्छा भी मिलेगा, और सियासत करने का अंजाम उन्हें मिल जाएगा। उन्हें सियासत करनी चाहिए थी अपनी औकात के मुताबिक, उन्होंने अपनी औकात से बढ़ के सियासत की। उनका ख्याल था कि हम पहले सियासत करते थे, जीएचक्यू का पीछे हाथ होता था, अब नहीं है, ये भूल गए।
अब जीएचक्यू वर्सेस जेएचक्यू चल रहा जी, था। तो अब उसमें पार्लियामेंट ने एक अपॉर्चुनिटी देखी है, एक साइड पे। दो पिलर्स वो वाले मिल गए हैं। आई समझ। अब इस जो जुडिशियल पिलर है, इसने जो गंद इस मुल्क में हमेशा किया है पिछले 76 साल में, इनका रिकॉर्ड इंतहाई भयानक है। फौज के अंदर भी कुछ वक्त ऐसा आया जब फौज ने अच्छा किरदार प्ले किया है, पार्लियामेंट के अंदर भी वक्त आया जब अच्छा किरदार उन्होंने प्ले किया है। इस जुडिशरी ने इतना गंदा रोल प्ले किया हमेशा, हर एक ने, जिसके पास भी ताकत है। एक दो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो अकेले अकेले ये दो दो तीन तीन का ग्रुप ही था। बाकी ये सारे जो है ना जजेस जो हाई कोर्ट से आते हैं, जो मैंने कहा बार बार कहता हूँ कि लाहौरी थोड़ा ग्रुप के जो मेंबर हैं और जो एक माफिया है, ये जजेस और वकला का भी तो माफिया है ना एक, जिनके एक एक चेंबर से तीन तीन जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, हाई कोर्ट में आ जाते हैं, और फिर वो आगे पीछे लाइन में लगे होते हैं चीफ जस्टिस बनने के, एक चेंबर से। इतना मेरिट है उस चेंबर में। बाकी सारे, आपने कभी सुना है कि बहावलपुर से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हो, कोई पिंड दादर खान से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हो, कोई डेरा इस्माइल खान से बना हो? सुना है कभी? कभी सुना है कुछ तुर्बत से चीफ जस्टिस बना है पाकिस्तान का? ये हमेशा लाहौर से ही क्यों बनते हैं? फैसलाबाद में कोई वकील नहीं इतना काबिल कि वो हाई कोर्ट का जज बन जाए, हालांकि मेरे या अपने दोस्त टोबा हैं टेक सिंह में नहीं है, या आप मुझे बताएं गुजर खान में कोई इतना काबिल वकील नहीं है कि वो हाई कोर्ट का। ये चंद एक चेंबर्स में से, चंद एक ग्रुपों में से ही पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के जजेस क्यों बनते हैं? ये मुनीब अख्तर पंजाब का सारा इनकी फैमिली है, सिंध से जाके ये चीफ वो बन गए हाई कोर्ट के जज, वहाँ के डोमिसाइल बनवा के। ये चीज़ें वो थे इफ्तिखार चौधरी, सारी फैमिली पंजाब में थी, वो कोयटा से जज लग गए। तो ये सब कुछ हमें नज़र आता है। तो जब आप इस तरह ये करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इसलिए कि आपने सियासत करनी है, तो फिर सियासतदानों ने अब आपसे जवाबी पता खेला है। उन्होंने भी किसी से मिल के उन्होंने सियासत कर ली आपके साथ, अब आप रोएं या जो मर्जी करें। सियासत के गेम में तो फिर कपड़े गंदे होते हैं। फिर आप ये ना कहें कि जुब्बा मैंने जज का पहनना है, प्रोटेक्शन मुझे आईनी प्रोटेक्शन जज की चाहिए, लेकिन मैंने गंदा खेल सियासत का खेलना है ना। फिर गंदा खेल सियासत का खेलना तो फिर गंदे हों आए। और यहीं पे वो अगली बात है, पता नहीं आपका प्रोग्राम टाइम ख़त्म हो रहा है, आप कुछ कहना चाहें तो कह दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नए 10 साल प्लान के लोग हैं, इनके लिए मैं शेर बताना चाहता हूँ, इनके लिए भी एक शेर है। अच्छा। बचपन में हमारे फैसलाबाद में घंटा घर है ना, तो उस वहाँ पे एक दुकान थी और उसके ऊपर बोर्ड, जो बोर्ड नहीं साइन बोर्ड लगे होते हैं जिसमें नाम लिखा होता, उन्होंने नाम नहीं कोई लिखा होता, उन्होंने एक शेर लिखा हुआ था। मैं बचपन से वो शेर मैं पढ़ता रहता, मुझे याद हो गया था। वो शेर था, वारिस न कर मान वारसां दा, वारिस न कर मान वारसां दा, रब बेवारिस कर मारदा है। मतलब ये था, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आई बचपन में, मतलब याद हो गया शेर। जब बड़ा हुआ फिर मैं कॉलेज, मैंने पंजाबी लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है, तो बाबा वारिस शाह बहुत बड़े शायर हैं पंजाबी के, ये उनका शेर है। तो ये शेर का मैं तर्जमा आपके लिए, वारिस मतलब अपने आप को कह रहे हैं वारिस, बाबा वारिस अपने आप को कह रहे हैं वारिस न कर मान वारसां दा, कि इतना तकब्बर मत करो अपने वारिसों का। पीछे आपके जो बैक है, जो आपकी सपोर्ट है, चाहे अवाम की सपोर्ट हो, चाहे जुडिशरी की हो, चाहे जीएचक्यू की हो, किसी की भी सपोर्ट हो, या अपने ख़ानदान की सपोर्ट हो, तकब्बर ना करो उसका। रब बेवारस कर मारता है। रब जब आपको गिराने पे आए, मारने पे आए ना, तो फिर आपके वारिस भी नहीं बचते, आपकी सपोर्ट भी नहीं बचती, आपकी बैकिंग भी नहीं बचती। तो ये जितने भी पावर प्लेयर्स हैं, पार्लियामेंट में हैं, एग्जेक्टिव में हैं, जुडिशरी में हैं, उनको ये कहता हूँ, खल्के खुदा की सुनो, उनकी बेहतरी के लिए करो। इसमें से अगर कुछ इस मुल्क के लिए अच्छा निकल आता है, जाहिर है हमारी। लेकिन वैसे लोगों का बहुत ज़्यादा एतमाद ख़राब नहीं हो जाएगा कि जाहिर है इस वक्त कहा यह भी जा रहा है कि जो आपको लेकर आते हैं फिर आप कानून साजियाँ उन्हीं के लिए करते हैं, आवाम के लिए तो कानून साजियाँ भी नहीं हो रही। बिल्कुल सही है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि मजीद मईशत अगर ठीक हो गई, कानून साजी जिसके लिए भी हो, तो एक पार्टी इसकी मुखालफत करेगी, बाकी तो तकरीबन सभी साथ ही हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये मजीद कौन सी कानून साजियाँ होती हैं और ये जो आइनी बेंचेस हैं ये कौन से केसेस टेकअप करते हैं। मजीद बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।